हेलो साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। तो आइए हमारे साथियों, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम आप लोग के साथ YouTube पर मिले हैं और बाकी इसे क्लास में वीडियो बना करके आप लोग को YouTube तक पहुंचाते थे, लेकिन एक सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, आवाज़ भी क्लियर एकदम पूरा और वीडियो क्वालिटी भी एकदम क्लियर। हिंदी पढ़ेंगे आप लोग और पूरा वीडियो आप लोग तक रोज़ाना आप लोग को एक वीडियो पहुंचेगा और पूरे क्लास का, जिसकी कोई भी आप लोग को फीस नहीं होगी यूट्यूब पर भी, और एकदम फ्री रहेगा। और यूट्यूब पर तो फ्री रहता ही है ना। तो चलिए, तो हम लोग चलते हैं हिंदी पर। और हिंदी आप लोग के यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, आपके जो पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, यानी टेट ऑब्लिक सी टेट का, और एक पेपर आपका यस टेट। ठीक है, तो जितने भी पेपर हैं, और आप लोग का एक वन विभाग का पेपर आता है, फॉरेस्ट गार्ड का वन विभाग। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं आप लोग के, जितने भी वीडियो का, लेखपाल का, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए ठीक, एक आसान सी भाषा में आपको हिंदी पढ़ने का मौका मिलेगा। और एक क्रमवार और एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और शुरू से लेकर अंत तक करेंगे और फ्री रहेगा। कहीं से आपको कभी भी कोई भी फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बस ये है कि नियमित रूप से आप लोग क्लास लेते रहेंगे। ठीक, तो आइए हमारे प्यारे साथियों, जिनका यूपीपी लगा होगा, पेट लगा है, टेट, सी टेट, एस टेट, वन विभाग का, जेल वार्डन, यानी कि कोई भी वीडियो का, लेखपाल, कोई भी पेपर लगा है, तो आइए हम लोग चलते हैं और हिंदी की शुरुआत करते हैं एकदम नए सिरे से। और हम आप लोग को आज पहला अध्याय लेकर चलेंगे हिंदी में, और पहला ही अध्याय आप लोग का है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार से हम लोग शुरू करेंगे, और जिसको हम वर्ण विचार को वर्णमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो देखिए, वर्ण विचार में सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, इसमें सबसे पहला आपके इकाइयों से पूछता है कि भाषा की इकाई क्या होती है, वाक्य की इकाई क्या होती है, शब्द की इकाई क्या होती है, अक्षर की इकाई क्या होती है। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न यहाँ से बनता है, इकाइयों से बनता है। ठीक, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ से प्रश्न बनता है कि जब भी प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। आगे प्रश्न इसे बनता है, ठीक है, भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की, ठीक है, लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई। तो जब भी आप लोग से प्रश्न पूछे कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो ये भी आपके भाषा की लघुत्तम इकाई भी आपके ध्वनि या वर्ण होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट एक ही हैं, बस इसमें से शब्द बदला है और बाकी एक ही हैं। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से लगा हुआ है सबसे छोटी इकाई, और यहाँ पर लगा हुआ है क्या? लघुत्तम। यही इतना अंतर है, बाकी इकाई भी यहाँ समान है, यहाँ की भी समान है, यहाँ भाषा भी समान है, यहाँ ध्वनि भी समान है, और यहाँ वर्ण भी आपके समान है। तो आप लोग को अगर देखो तो यहाँ से शब्द बदले हैं, यहाँ सबसे छोटी है और यहाँ लघुत्तम है। अब देखो, हम इनको दो भाग में तोड़ेंगे तो ये आपका टूटेगा लघु और प्लस क्या टूटेगा? उत्तम टूट जाएगा। और यहाँ से लघु लिखा है, लघु का मतलब ही होता है छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। आप लोग जानते हैं कि लघु का मतलब क्या कर दिया जाए? छोटा कर दिया जाए। और उत्तम का मतलब होता है सबसे। ठीक है, आप लोग समझते हैं, जानते हैं कि ये वस्तु इस वस्तु के लिए क्या है? उत्तम है, परफेक्ट है। तो यानी कहने का मतलब है कि उत्तम का मतलब होता है सबसे और लघु का मतलब होता है छोटा। मेरे भाई, अब देखो, दोनों एक ही तो निकल गए ना। हम चाहे कहें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी वही है। हम चाहे कहें भाषा की लघुत्तम इकाई, तब भी वही है। अब हम चाहे कहें सबसे छोटा इकाई, वही है ना। तो दोनों प्रश्न एक ही हैं, और जब भी आप लोग के प्रश्न पूछेगा तो ध्वनि या वर्ण लगाएंगे। और अगर ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ध्वनि होगा कि वर्ण होगा, तो ऑप्शन के ऊपर अगर आपके ध्वनि दिया है और वर्ण दोनों दिया है, तो यहाँ से आपके सही जो होंगे वो ध्वनि सही होंगे। अगर आपके ऑप्शन ध्वनि नहीं दिया है तो आप लोग का सही क्या होगा? वर्ण सही होगा। आपके अभी बीएड का पेपर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा था, इकाई से एक प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, हम इसको हटा रहे हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे।
ठीक, कॉपी पेन अपने पास रखेंगे और नोट करते चलेंगे। तो आगे प्रश्न यहां से बनता है, जब भी आप लोग से पूछे, ठीक है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जब भी पूछेगा तो आप लोग शब्द या पद लगाइएगा। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, देखो यहां लघुत्तम है और यहां सार्थक है। अगला प्रश्न यहां से बनेगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी आपके शब्द या पद कहलाएगा। यहां से ये दोनों लाइन जो हैं एक ही है मेरे प्यारे साथियों। हम चाहे कहें भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई या लघुत्तम सार्थक इकाई, हम चाहे कहें अर्थ के आधार पर, ये देखिए, और यहां से देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई और यहां भाषा की, ये सब एक समान है। और यहां से अभी हमने आप लोग को बताया था कि यहां लघुत्तम का जो मतलब होता है, इसको हम देखेंगे तो ये टूटेगा आपका लघु और प्लस क्या टूटेगा उत्तम, और लघु का मतलब होता है छोटा और उत्तम का मतलब होता है सबसे, होता है कि नहीं होता है। अब देखो लघुत्तम सबसे छोटा, ये पॉइंट यहां से मिल गया सबसे छोटा, ठीक है, लघुत्तम यहां मिल गया, तो इसका मतलब ये जो सार्थक लिखा है यही सार्थक आपका क्या कहलाएगा, अर्थ के आधार पर कहलाएगा। सार्थक और अर्थ के आधार पर एक है, लघुत्तम यहां सबसे छोटा मिल गया। अब देखो जरा से, यहां से ये कह रहा है कि भाषा की ऐसी इकाई आपको बताना है, भाषा की ऐसी इकाई बताना है जिनके अर्थ निकले, और वो इकाई कैसी होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए, सबसे छोटी भी हो और उसके अर्थ भी निकले। तो भैया देखो, जैसे मान लीजिए यहां से आ लिखा है ना, ठीक, यहां से का लिखा है, यहां से मां लिखा है, या यहां का लिखा है, मां लिखा है, और यहां क्या लिखा है, ला लिखा है। अब ये बताओ, ये वर्ण है और इनके का और मां और ला, इनके कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। और कब तक अर्थ नहीं निकलेगा, जब तक इनको हम मिलाएंगे नहीं। अब जब हम इनको मिला लेंगे, का प्लस मां प्लस ला, अब ये बताओ अर्थ निकलेगा, कमल, कमल बन गया, इसके अर्थ निकलेंगे, और जब इसके अर्थ निकलेंगे, और यही आपका क्या है, शब्द है, यही शब्द है। आप लोग सुने होंगे सार्थक और निरर्थक शब्द सुने होंगे, अभी पढ़ाया हमने नहीं है लेकिन सुना होगा आप लोगों ने। तो सार्थक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके कुछ ना कुछ अर्थ निकले, और वही सबसे छोटी है। तो यानी अक्षर के बाद जो सबसे छोटी इकाई होती है, अक्षर के बाद आपके शब्द या पद होती है, ठीक। तो याद रखेंगे, यानी कहने का मतलब भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जब पूछेगा तो शब्द या पद कहलाएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो शब्द या पद कहलाएगा, और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आपका क्या कहलाएगा, ध्वनि या वर्ण, और भाषा की लघुत्तम इकाई भी पूछेगा तो क्या कहलाएगा, ध्वनि या वर्ण, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट भी करते चलेंगे और बढ़िया से आप लोग समझते भी चलेंगे। अभी इकाई खत्म नहीं हुई है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, जब ये आपसे पूछे कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई, तो जब भी पूछे कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। अब यहां से छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट पूछेगा भाषा की सार्थक इकाई, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य। आगे बढ़ते चले जाओ, यहां से पूछेगा कि वाक्य की सार्थक इकाई, तो वाक्य की सार्थक इकाई होती है उपवाक्य, वाक्य की सार्थक इकाई होती है उपवाक्य। आगे बढ़ते चले जाओ, जब अगला प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा उपवाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है, तो उपवाक्य की सार्थक इकाई होती है पदबंध, उपवाक्य की सार्थक इकाई पदबंध। आगे प्रश्न बनेगा, यहीं से बढ़ते हुए चले जाओ, पदबंध की सार्थक इकाई पूछेगा तो पदबंध की सार्थक इकाई होती है पद या शब्दों, ठीक है, पद या शब्दों। आगे बढ़ते चले जाओ, पद की सार्थक इकाई पूछेगा तो पद की सार्थक इकाई होती है अक्षर, क्या होती है, अक्षर। और जब अगला प्रश्न बनेगा, अंतिम पॉइंट है कि अक्षर की सार्थक इकाई क्या होती है, तो अक्षर की सार्थक इकाई होती है ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण। ये मेरे भाई ये इकाई है, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छे से बनते हैं, और आपके बीएड में यही से प्रश्न पूछा गया था। अभी हम आपको बताएंगे कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ठीक। तो भाषा के सार्थक इकाई की बात करें तो सार्थक इकाई आपकी क्या है, वाक्य है, वाक्य की सार्थक इकाई आपकी क्या है, उपवाक्य है। आगे हम बात करते हैं तो उपवाक्य की सार्थक इकाई की बात करेगा तो क्या, पदबंध है, और पदबंध की सार्थक इकाई की बात करेगा तो क्या, पद या शब्द है।
और पद की सार्थक इकाई की बात करेगा तो क्या है, अक्षर है, और अक्षर की सार्थक इकाई बात करेगा तो ध्वनि या वर्ण है, सबसे छोटी है। ठीक, अगर हम ऊपर से लेंगे तो बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे। वाक से छोटा जो होता है उपवाक्य होता है, उपवाक से जो छोटा होता है पदबंध होता है, पदबंध से छोटा जो होता है पद या शब्द होता है, पद या शब्द से छोटा क्या होता है, अक्षर, और अक्षर से छोटा क्या होता है, ध्वनि या वर्ण। और हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इससे ध्वनियों या वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अक्षर बनेगा। यानी कि ध्वनि या वर्ण से बड़ा क्या होता है, अक्षर होता है। अक्षरों को मिलाएंगे तो पद या शब्द बनेगा, और पद या शब्द को मिलाएंगे तो पदबंध बनेगा, और पदबंध को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उपवाक्य बनेगा, और उपवाक्य को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक वाक्य बन जाएगा आपका। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। कमेंट भी करते रहेगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि ध्वनि या वर्ण इनको मिलाएंगे तो अक्षर, अक्षर को मिलाएंगे पद या शब्द, पद या शब्द को मिलाएंगे पदबंध, पदबंध को मिलाएंगे तो उपवाक्य, और उपवाक्य को मिलाएंगे तो एक वाक्य कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये जो आप लोग की ध्वनि और जो ये वर्ण है ना, ध्वनि या वर्ण, ठीक, किसे कहते हैं इसे, तो ध्वनि या वर्ण जो होता है भाषा की मौखिक इकाई को, जिसको हम मुख से बोल सकते हैं, मुख से हम सुना सकते हैं, मुख से हम किसी के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी इकाई, भाषा की ऐसी इकाई जिनको हम उच्चारण कर सकते हैं, मुख से केवल हम बोल सकते हैं, ऐसी इकाई को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ऐसी इकाई को हम क्या कहते हैं, ध्वनि या वर्ण कहते हैं। जब भी कोई इकाई आपके उच्चरित हो, अब जैसे मान लो यहाँ से आ लिखा, यहाँ का लिखा, यहाँ खा लिखा, यहाँ फा लिखा है, जैसे मान लीजिए ये वर्ण आपके लिखे गए यहाँ से, है ना। अब हम इन्हीं को मुख से उच्चारण कर रहे हैं, और मुख से उच्चारण मौखिक इकाई, ये आपकी कौन सी इकाई है, ठीक है, मौखिक इकाई। ठीक है, तो मौखिक इकाई आपकी क्या कहलाएगी, ध्वनि या वर्ण। और इसी को व्हाइट बोर्ड पे हम लिख दें, या तुम कॉपी पे लिख लो, और यही आपकी क्या कहलाएगी, अक्षर कहलाएगी। अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया, आ लिख दिया, का लिख दिया, खा लिख दिया, फा लिख दिया, यही अक्षर कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ये लिखित इकाई है। ये कौन सी इकाई है, लिखित इकाई। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि भाषा की लिखित इकाई आपकी अक्षर कहलाएगी। आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यही आया था कि भाषा की लिखित इकाई क्या है, तो भाषा की लिखित इकाई आपकी क्या है, अक्षर है। लेकिन अक्षर ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में वर्ण था, और जब अक्षर ऑप्शन में नहीं है तो आपका सही क्या होगा, वर्ण सही होगा। तो भाषा की लिखित इकाई क्या है, अक्षर है, अक्षर। अक्षर ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण सही होगा। लेकिन ध्वनि जो होती है क्या होती है, मौखिक इकाई होती है। आगे चलिए, अक्षरों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पद या शब्द बनेगा। अब जैसे हमने का, मा, ल, कमल मिला लिया, गु, ला, बो मिला लिया, ठीक है, ये शब्द या पद कहलाएगा। इनको मिलाएंगे तो पदबंध बनेगा। और पदबंध, एक बात बताएं आप लोग को, पदबंध जो कहते हैं, पदबंध कहते हैं अधूरे वाक्य को। क्या कहते हैं, पदबंध जो है, पदबंध कहते हैं अधूरा वाक्य। और अधूरा वाक्य ही हमारा क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। अब जैसे विराट ने, एक उदाहरण लिखते हैं हम आपको, जैसे यहाँ लिखा विराट ने एक ओवर में, विराट ने एक ओवर में, आगे कुछ नहीं लिखागा, आगे कुछ नहीं लिखागा। ठीक, विराट ने एक ओवर में, अब यहां से शब्द 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 मिल गए। विराट ने एक ओवर में, आगे कुछ लिखा ही नहीं गया है, यही आपका पदबंध है। विराट ने एक ओवर में कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। अब चाहे चौका मारे हो, चाहे छक्का मारे हो, चाहे विकेट लिया हो, चाहे खुद आउट हो गया हुआ। विराट ने एक ओवर में आगे क्या किया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया है। ठीक है, तो यही है पदबंध, यही मेरे भाई क्या है, पदबंध है। ठीक, और पदबंध को मिलाएंगे तो उपवाक्य बन जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें, यह मुख्य वाक्य है, विराट ने एक ओवर में, यहां से लिख दिया जाए 4 चौके मारे, 4 चौके मारे। अब ये आपका आगे डेस्क लिखा गया, ये दूसरा वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, और ये 2 पदबंध मिल जाएंगे ना तो उपवाक्य बन जाएगा। और वैसे उपवाक्य जो होता है, उपवाक्य जो होता है वाक्य के समीप आता है, जैसे ज्यों ही, यदि, जैसे ही। फिलहाल वो वाक्य में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम वाक्य टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां से पढ़ाएंगे। यहां इतना समझो कि ये मुख्य वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है, और मुख्य वाक्य को जो वाक्य पूरा करे उसे हम उपवाक्य कहेंगे। और जब हम पूरा मिला देंगे, उपवाक्य भी मिला देंगे, तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा। विराट ने एक ओवर में 4 चौके मारे, अब ये पूर्ण रूप से आपका क्या बन गया है, एक वाक्य बन गया है। बस सिंपल सी बात है भाई। तो याद रखेंगे, मौखिक इकाई आपकी क्या कहलाएगी, ध्वनि या वर्ण कहलाएगी। लिखित इकाई आपकी क्या कहलाएगी, अक्षर कहलाएगी। ठीक है, अक्षरों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा।
अधूरा वाक्य क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। ठीक है, और जो मुख्य वाक्य को पूरा करे उपवाक्य कहलाएगा, और जो पूरा एक संपूर्ण सा वाक्य होता है यानी संपूर्ण सी पैराग्राफ होता है उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो इतना ध्यान रखेंगे सभी लोग। यहां से भी प्रश्न पूछता है आप लोग के, अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, मैंने बताया भी। तो भाषा की सार्थक इकाई पूछेगा तो वाक्य लगाएंगे। ठीक है, वाक्य की सार्थक इकाई लगाएंगे उपवाक्य, और उपवाक्य की सार्थक इकाई लगाएंगे पदबंध, और पदबंध की लगाएंगे पद या शब्द, और पद की लगाएंगे अक्षर, और अक्षर की लगाएंगे ध्वनि या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई भी ध्वनि या वर्ण होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम शब्द या पद या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द या पद। तो मेरे भाई ये थी इकाइयां वर्ण विचार की समाप्त होती हैं। यहां से भी एक प्रश्न आपके बनता है, पूछा जाता है। तो अब हम आप लोग को लेकर चलेंगे वर्णमाला पर। देखिए, तो हम लोग अब लेकर आपको बढ़ते हैं आगे वर्णमाला। किस पे लेकर चलते हैं? वर्णमाला। ठीक, आगे चलिए। एक आप लोग का आता है वर्ण विचार। ठीक, वर्णमाला और एक क्या है? वर्ण विचार। दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा परिभाषा अलग अलग है। परिभाषा क्या है? अलग है। बढ़िया समझेंगे वर्णमाला और वर्ण विचार थोड़ा सा। अगर हम वर्णमाला को हम तोड़ेंगे तो यहां से टूटेगा आप लोग का वर्ण, और प्लस क्या टूटेगा? माला। यहां क्या टूटेगा? माला। माला का मतलब क्या होता है? समूह। माला का मतलब क्या होता है? समूह या गुच्छा। माला का मतलब होता है समूह या गुच्छा। एक बात और सुनो प्यारे साथियों। ठीक, जैसे कि आप लोग सुनते हो, बार बार आप लोग सुनते रहते हो, कहते हो कि ये माला पहने, तो माला का मतलब माला नहीं पहने, माला का मतलब वो किसी का समूह है। ठीक, आप फूलों की माला पहने तो इसका मतलब फूलों का समूह है। रुपयों की माला पहने तो रुपयों का समूह है। चप्पलों की माला, कोई नेता गया और गांव वाले आए और चप्पलों की माला पहना दिए, चप्पलों का समूह। पत्तियों की माला पहनाते हैं कहीं कहीं, पत्तियों का समूह। वैसे ही माला का मतलब समूह या गुच्छा होता है। और यहां से वर्ण हैं, और वर्ण का मतलब अब हम यहां से अक्षर भी ले लेंगे, वर्ण भी ले लेंगे, अक्षर भी ले लेंगे, ध्वनि भी ले लेंगे। तो वर्णों या अक्षरों के समूह या गुच्छे को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये इसके अर्थ के अनुसार है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहेंगे। ये इसके अनुसार है। ठीक है, वर्णों या अक्षरों के समूह या गुच्छे को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे चलिए। आगे जब भी आप परिभाषा इसकी दीजिएगा तो जब भी देंगे, ठीक है, वर्णों या अक्षरों के, ठीक है, क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यह है पूरी परिभाषा। यहां से वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को, यह आपकी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर हम वर्ण विचार की बात करें तो यहां लिखा वर्ण और यहां लिखा विचार। हम विचार किसका करेंगे? वर्णों करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है, जब ये पूछे कि वर्णों या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, ये न लगाए, क्रमबद्ध व्यवस्थित न लगाए, तो वर्णों या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। है एक ही, लेकिन यहां पर क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि वर्णमाला पढ़ने का क्रम होता है, कि वर्णमाला किस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और यहां पर यह है कि वर्ण विचार कहते हैं कि वर्णमाला के यानी कि वर्णों या अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार। और यहां से हम कहेंगे वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब इसका क्रम देख लो। वर्णमाला का जो क्रम होता है मेरे भाई, ठीक, वर्णमाला का क्रम होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वर, ठीक है, और दूसरे स्थान पर हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन, और तीसरे स्थान पर हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त वर्ण। तीसरे स्थान पर क्या पढ़ते हैं? संयुक्त वर्ण। और चौथे स्थान पर हम लोग पढ़ते हैं मात्रा। ठीक है, ये है क्रम वर्णमाला में। ठीक, आप लोग कक्षा 1 की पुस्तक आती है, एक हिंदी व्याकरण की, एक में नर्सरी में लगती है, प्राइमरी में, ठीक है, ले लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो। सबसे पहले आपको स्वर दिया रहेगा आ से अनार, आ से आम, बड़ा आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, है ना, ये दिया होगा, सबसे पहले स्वर दिया होगा भाई। और इसके बाद फिर व्यंजन का क्रम होता है।
और व्यंजन के बाद फिर संयुक्त वर्ण का होगा, और सबसे अंतिम में क्या होगा, मात्रा होगी, मात्रा। ये क्रम है, और इसी क्रम से हम पढ़ेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। यही है क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह, कि एक क्रम से हम पढ़ेंगे तो इसे हम वर्णमाला कहेंगे, और क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, वर्ण विचार कहेंगे। और जहां पर क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह नहीं होता वर्ण विचार कहलाएगा, और जहां पर क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह हो जाए वर्णमाला कहलाएगा। यही दोनों में अंतर है, और बाकी है एक ही चीज, है ना। ठीक, आप लोग ले लीजिएगा, दुकान पर जाइएगा, और दुकान पर जा करके आप दुकानदार का अगर ना विश्वास हो तो जाइए दुकान पर लीजिए, उसे कहना भैया वो अच्छा KG 1 वाली वही किताब दे दियो। कहीं कौन सी, अरे वही हिंदी वाली कक्षा 1 वाली लड़का है, और तुम लिहो होगा, खरीदो ना, पैसा ना खर्चा करो यार, 10 रुपया लगी, खर्चा ना करो। ठीक, लेना उसके बाद पढ़ना। स्वर ठीक सही बता रहे हैं, व्यंजन हाँ यहू सही बता रहे हैं, संयुक्त वर्ण हाँ सही बता रहे हैं, अंतिम मात्रा, अंतिम पेपर में अंतिम में सबसे मात्रा हाँ सही है। लो भैया का नहीं लेगा, दे दो दुकान पे वापस कह दो, चले यार घरे यार, का करियो लाइके पढ़े थोड़ो है। ठीक, और देख लियो, और देखियो तो हम अनार बना रहे, ऐसे अनार बना रहे। ठीक है, अनार आ से अनार। ठीक है, आम बना रहे, ऐसे आम आम है ना, तो ये ले लो बस। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, तो ये है वर्णमाला। तो आज की क्लास यहीं पर हम रोकेंगे, यहीं पर विराम देंगे। आज पहली क्लास है, एक हमारा परिचय था आपके साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा, जरूर लाइक करेंगे, और कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। आगे की कल से आप लोग की 40 मिनट से 45 मिनट की वीडियो आगे से कल से कंटिन्यू मिलेगी, यानी कल से हम लोग आगे वर्णमाला की अगली कक्षा कल देंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमने एक कल भी बताया था। ठीक, मंजिल उनको मिलती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आए मेरे दोस्त, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, इसलिए हौसला ऊंचा रखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मिलते हैं कल फिर आप लोग को फिर एक वीडियो के साथ इसी के आगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।